बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, मध्य प्रदेश के एडमिन और टेरिटरी मैनेजर। और कार्यक्रम में आगे हमारे साथ हैं सिद्धार्थ गौतम जी, जो डायरेक्टर हैं गौतम आईएएस एकेडमी जबलपुर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब एकेडमी की चर्चा चल रही है, तो एआई का दौर शुरू हो चुका है। अब तो आज का युवा है, 1.5 GB का डेटा है और एआई को उसका गुरु बना लिया है उसने। आपको लग रहा है कि एआई के दौर में एकेडमी की भूमिका, एकेडमी डायरेक्टर की भूमिका कोई प्रभावित हुई है या वैसे ही संचालित है? निश्चित रूप से तकनीक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, इवन पूरे विश्व को लाभ तो देती है। और एआई के आने के बाद एक कह सकते हैं कि हमारा एक सलाहकार या हमें एक गाइडलाइन देने के लिए सभी क्योंकि उपयोग उसका कर रहे हैं, तो एआई तो हम सभी के लिए लाभप्रद है। लेकिन बात है एक शिक्षक की, क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति जो है वो एक विश्व को एक अलग देन है उसकी। क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस नोट्स तक ही हम सीमित नहीं थे, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान राम को ऋषि वशिष्ठ ने या अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कोई सिलेबस नहीं कराया, उनका इनलाइटमेंट किया है, उनको जगाया है कि वो कौन है, उनका सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, राष्ट्र और विश्व के लिए जिम्मेदारी क्या है। तो निश्चित रूप से एआई हमको नोट्स प्रोवाइड कर सकता है, हमें कोई आंसर राइटिंग में मदद कर सकता है, लेकिन आज भी एक शिक्षक की जो भूमिका है उसको जगाने के लिए, उसको दिशा दिखाने के लिए, उसका इनलाइटमेंट करने के लिए, तो मैं तो कहता हूं कि कितनी भी टेक्नोलॉजी आएंगी लेकिन शिक्षक की भूमिका की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। एक थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने हमको बताया था कि आप जिस विधा में हैं उसके चरम पर पहुंचो आप। और आप जो एकेडमी चला रहे हैं उसमें देखें कि जो सबसे बड़ा पद है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का होता है। आपने नाम ही रख दिया है आईएएस एकेडमी, यानी सीधा चरम। हाँ, निश्चित रूप से जब ये नाम गौतम आईएएस एकेडमी रखा तो इस पे बहुत विचार नहीं हुआ, बस पढ़ाने का मन हुआ। यूपीएससी देने के बाद तो मैं पढ़ाने लगा और नाम वो सभी लोग लेने लगे उस नाम को, तो वो नाम चला। बाद में निश्चित रूप से मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, यूपीएससी में मेरा सब्जेक्ट इतिहास रहा है, तो मैं गौतम बुद्ध जी के बारे में भी पढ़ता हूँ। तो एक वो भी था जो उनका एक बड़ा, अपने शिष्य आनंद को कहा गया अंतिम जो वाक्य है कि आपो दीपो भव। तो शायद मेरी भूमिका भी यही थी कि मैं बच्चों को ये महसूस करा पाता या उनको इस बात का एहसास करा पाता कि आप में वो सभी क्षमताएं हैं जो एक ब्यूरोक्रेट्स में होती है, एक लीडरशिप, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, एक सेंसिटिव पर्सनालिटी, एक बेहतर प्लानर। तो ये 5 जो गुण हैं उनको शायद मैं लगता है कि मैं एक छोटी भूमिका के रूप में मैं जगाने में सफल हुआ। और इस संस्कारधानी के सभी लोगों का आशीर्वाद रहा है, यहाँ के बच्चों की मेहनत रही है कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आना शुरू हो गया। और फिर इसको मैंने एक सोचा कि ये मेरा कर्तव्य है, इसको कंटिन्यू करता रहा। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे थे और दौर ऐसा आया कि आप तैयारी करवा रहे हैं। सफ़र कैसा रहा आईएएस एकेडमी का? कहाँ से आपने शुरुआत की और आज जिस मुकाम की बात कर रहे हैं, कितने अधिकारी आपने समाज को दे दिए हैं? निश्चित रूप से ये सफ़र तो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि ये भारत शिक्षकों को या जो गुरु हैं उनको बहुत ऊंचा दर्जा देता है। निश्चित रूप से आज जो भी प्रशासनिक पद में हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक या गुरुओं का आशीर्वाद है, इसलिए वहाँ तक पहुँचे हैं। बस मैं यही समझ पाया हूँ कि जब मैंने प्रयास किया यूपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, इंटरव्यू तक पहुँचा, किसी कारण बस नहीं हुआ। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया, जब मैं यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मैं एक शायद ब्यूरोक्रेट से बेहतर या अच्छा कर्तव्य निभा सकता था कि मैं एक शिक्षक था। उस विषय पे भी मैं आऊँगा कि मैं उसके लिए ही शायद ऊपर वाले ने मुझे चुना था। वो विषय भी आएगा तो शायद मैं उस विषय को भी रख पाऊँगा। तो होता है कि हर व्यक्ति को डिसाइड रहता है ऊपर से कि आपको कहाँ जाना है और आप किस चीज़ के लिए बने हैं। वो मुझे मिला वो प्लेटफॉर्म, इसलिए मैंने इसको अपने जीवन का ध्येय बना लिया। बड़ा आनंद आने लगा बच्चों से मिलकर, उनके कामों को देखकर, उनकी सफलता को देखकर। लेकिन जो मेरी सफलता है वो एक किसी पद पर, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट सर्विस पे 500 से ज़्यादा लोग अच्छे पदों पर होंगे, लेकिन वो डाटा कि वो जॉइंट कलेक्टर हैं, कलेक्टर हैं
या एसपी हैं, ये बहुत मैटर नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा कि क्या है कि हम इस संस्कार धानी में रहते हुए यहाँ के लोगों को किसी एक उद्देश्य को लेकर उनको जगा पाए, उनको एक ध्येय स्पष्ट कर पाए। और कहा जाता था कि संस्कार धानी उतना बड़ा हब नहीं है यूपीएससी और पीएससी को लेकर, क्योंकि या देखा जाए तो इंदौर है या ग्वालियर है या यूपीएससी के लिए दिल्ली है। तो यहाँ एक छोटा सा जो प्रयास किया, यहाँ के सभी लोगों का जो सहयोग और आशीर्वाद मिला, तो मेरी भूमिका बस इतनी सी है कि मैं यहाँ लोगों को एक जगह पाया, उनका थोड़ा सा एक जागरण हुआ और हम उस दिशा पे निकले और आज वो खुद बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे और भी शिक्षक हैं इस संस्कार धानी में जिनके भी बहुत बड़ी भूमिका है इस संस्कार लोगों का जागरण कराते कराते आप जादूगर बन गए। क्योंकि जबलपुर में जब आपके बारे में हमने पता किया तो जानकारी मिली कि सामान्य अध्ययन हो तो जादूगर से बात कर ले। हमने बोला कौन जादूगर, नाम आया सिद्धार्थ गौतम। हाँ, मैंने कहा ये मेरा शायद ये जो जादूगरी है आपकी, हमारे जो तमाम दर्शक हैं आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। अब ये तो बच्चों का स्नेह है कि उन्होंने इस तरह से नाम और ये सब दे देते हैं कि मैं जीएस का जादूगर हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा टाइटल हो सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ी उपाधि हो जाती है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कुछ तो आशीर्वाद रहा है बुजुर्गों का और संस्कार धानी के लोगों का कि जीएस को मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको भी बड़ा आनंद देगा और आपको भी लगेगा कि शायद ये जनरल स्टडी या जीएस बहुत कठिन नहीं होता। कुछ उदाहरण के रूप में देखें तो एमपीपीएससी जो एग्जाम है उसमें 90% क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, फैक्ट होते हैं। इवन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इनके एग्जाम होते हैं। यूपीएससी का पेपर 50-50 रहता है, कंसेप्चुअल और फैक्ट, और बच्चों को सबसे ज्यादा चुनौती फैक्टों को याद करने में जाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पढ़ना है, उसकी कैपिटल है कोलकाता। जब भी कोई चीज प्रथम आ जाए, फर्स्ट, उसका आंसर है कोलकाता। फर्स्ट हाई कोर्ट कहां? कोलकाता। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट? कोलकाता। फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री? कोलकाता। फर्स्ट बैंक? कोलकाता। पहली बार वंदे मातरम गीत कहां हुआ? कोलकाता। पहली बार जनगणमन गीत कहां हुआ? जोरदार तालियां। कुछ भी पहला आ जाए, आप लगभग आंसर को कोलकाता ले जा सकते हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु की राजधानी मद्रास है, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं। मद्रास को मां से लिखते हैं, एम आएगा तो आप हमेशा लगा दीजिए कहां? तमिलनाडु। मेट्रो डैम कहां है? तमिलनाडु। मैरीन बीच, सबसे बड़ा बीच समुद्र का, कहां है? तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर? तमिलनाडु। मदुमलाई नेशनल पार्क? तमिलनाडु। मिसाइल मैन एपीजे कलाम साहब? तमिलनाडु। यदि एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तमिलनाडु। म्यूजिक मैन AR रहमान? तमिलनाडु। एम आ रहा है तो तमिलनाडु जाना आपको यहां भटकने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश पढ़ना है, मध्य प्रदेश में बी आ गया तो आप बालाघाट लगा दीजिए। बैनगंगा नदी? बालाघाट। बावनथड़ी योजना? बालाघाट। बैगा जनजाति? बालाघाट। बॉक्साइड? बालाघाट। बेटियां ज्यादा कहां हैं? बालाघाट। मतलब लिंगानुपात सबसे अच्छा बालाघाट, तो बी आ रहा है तो बालाघाट। एम आ गया मध्य प्रदेश में तो आप सिवनी लगा दीजिए कि मठ घोगरा का मेला कहां है? सिवनी। माथेरान का मेला कहां लगता है? सिवनी। मोगली लैंड कहां है? सिवनी। या मुड़िया टुड़िया सत्याग्रह कहां हुआ था? सिवनी। तो एम आ रहा है तो आपको जाना। तो ऐसे बहुत सारी पद्धतियां हैं। हम लिखते हैं रबी फसल होती, खरीफ फसल होती। रबी लिखते हैं हिंदी में 2 वर्ड आते हैं, खरीफ लिखते हैं 3 वर्ड आते हैं। 2 आएंगे तो रबी फसल, 3 आएंगे तो खरीफ। चना लिखा 2, रबी फसल। गेहूं रबी फसल, राई रबी फसल, चावल खरीफ फसल, कपास खरीफ फसल। 3 मतलब खरीफ, 2 मतलब रबी। ये जो बड़ा दिलचस्प आपका अंदाज है, एक बार फिर हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए रबी और खरीफ का जरा फिर से जिक्र करते हैं आप। हम हिंदी जब लिखते हैं तो हिंदी जब रबी लिखेंगे तो रबी लिखने में 2 शब्द आते हैं, रबी, और खरीफ लिखने में 3 आते हैं। तो जब भी किसी को पढ़ते समय 2 शब्द आएंगे रबी, तो रबी फसल होगी। जैसे चना लिखा तो 2 आया, गेहूं लिखा तो 2 आया, राई लिखा तो 2 आया, तो ये रबी फसल होंगी। चावल लिखा तो 3 आया, कपास लिखा तो 3 आया, तो ये खरीफ होगी। अब बड़ी है, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, 4 हैं, तो ये बड़े ग्रुप में जाएंगे 3 वाले में। जौ लिखा तो छोटा है, वो रबी के ग्रुप में जाएंगे। ज्वार लिखा तो 2.5 वर्ड है, तो रबी खरीफ दोनों होता है वो। तो आपको याद करने में एक बड़ी मदद मिलती है इन सब चीजों को। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल होती है 0 के जैसे। तो फुटबॉल का कोई भी टूर्नामेंट होगा, आप देखेंगे उसमें लास्ट में 0 होगा। ओलंपिक में फुटबॉल को शामिल किया 1900। फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ 1930 लिखेंगे, लास्ट में 0 आ रहा है। यूरो कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, वो शुरू हुआ 1960, लास्ट में 0 आ रहा है। हॉकी 1 के जैसे होती है, हॉकी का पहला वर्ल्ड कप होगा 1971, 1 होगा।
मतलब हॉकी को रिप्रेजेंट करेगा। हम यूनियन लिखते हैं, 5 आता है, UNION, यूनियन। जितने भी यूनियन होंगे उसके लास्ट में 5 जाएगा। हम RSS को संघ कहते हैं, संघ, संघ मतलब यूनियन। आप देखेंगे 1925 में बना, यूनाइटेड नेशन 1945 में बना, RBI बैंकों का यूनियन है तो आप 1935 में बना, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1935, 5 मतलब यूनियन। तो आपको बहुत सारी चीज याद करने में मदद मिलती है। आपको ये जो सिली मिस्टेक होती है एग्जाम में, एग्जाम का पेपर कठिन नहीं आता, बस बच्चों से बनते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए बच्चे बाहर होते हैं। उसी को रोकने का एक छोटा सा ये प्रयास है कि बच्चों से गलतियां ना हो। जादूगरी आपने कैसे टिप्स, कैसे याद करें, कैसे इतिहास को समझा जाए, वो टिप्स बताए आपने। इसका कोई टिप्स है आपके पास कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया, नौकरी नहीं लग पाई, अब इसके लिए टिप्स क्या देंगे, वो अपना जीवन यापन कैसे करे, उसके लिए आपके पास क्या टिप्स है? निश्चित रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी बहुत अच्छा है कि वर्तमान सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कार्य भी कर रही है कि कोई व्यक्ति PhD कर लेता है, MSc कर लेता है, BSc करता है, वो 15 क्लास पढ़ के आया, 20 क्लास पढ़ के आया, 20,000 की जॉब नहीं मिलती। तो अब उस पद्धति में कुछ बदलाव, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में हमारी आई है, उस पर परिवर्तन हुआ है। इसमें मेरा भी एक छोटा सा विचार है कि जब बच्चा, आज के AI का जो बच्चा है, आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में कि वो 5th क्लास तक आते आते इतना समझदार हो जाता है कि उसको सब समझ में आने लगता है। अब तो पहली दूसरी के बच्चों को आता है। तो एक मेरा भी एक विचार ये है कि जब बच्चा 6th क्लास में आया है तो उसका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ तेजी से होने लगता है। यदि वो अपने रेगुलर एजुकेशन के साथ, जो सामान्य तरह से वो अपने सिलेबस को पढ़ रहा है, उसके साथ साथ यदि उसकी कौशल विकास की क्लासें भी उसी समय शुरू हो जाएं, कि जैसे एक कस्बे में रहने वाला व्यक्ति है, मोबाइल सभी को चाहिए, टेलीविजन सभी को चाहिए, फ्रिज सभी को चाहिए, ऑटोमोबाइल सबको चाहिए। यदि ऐसे 4 लैब हों जहां उसको आधे घंटे के लिए कभी लैब, वो ऑटोमोबाइल्स में जाएगा, कभी टेलीविजन वाले में जाएगा, कभी मोबाइल वाले में जाएगा, ऐसे जो सामान्य गतिविधियां हैं, यदि वो 6th, 7th, 8th में अगर कंटिन्यू जाने लगे तो कोई ना कोई उसका इंटरेस्ट आएगा कि वो रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वो सामने निकल कर आएगा। यदि वो 6 to 12 तक उस काम को, उदाहरण के लिए कि अगर मैं 6वीं से 12वीं तक मोबाइल सुधारना किसी दुकान में जाके सीखता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि 12th के बाद मैं एक छोटे से कस्बे में भी रहता हूं तो अपना जीवन बेहतर चला सकता हूं, ये फैक्ट है। तो कहने का मतलब कि जो उसकी सामान्य पढ़ाई है उसके साथ साथ उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको पहचाने कि 6 to 8th में उसका डायरेक्शन क्या है, उसका मन कहाँ है, वो कहाँ हैप्पी रहता है, कहाँ बहुत खुश महसूस कर रहा है, उसको हम लगातार उसकी पढ़ाई के साथ यदि 1 से 2 घंटे उसको समय देगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि 6 to यदि फाइनल ईयर तक मैं ऑटोमोबाइल सीख रहा हूं या टेलीविजन सीख रहा हूं और इसकी आवश्यकता हमेशा होनी है, तो मैं इसी शहर में, अपने ही तहसील में, अपने ही कस्बे में एक बेहतर कार्य कर सकता हूं और लोगों को भी कार्य दे सकता हूं। ये व्यवसाय जुड़ना चाहिए। अकेडमी पे बहुत सारे स्टूडेंट तो खुद आते होंगे, लेकिन कई बार देखने में आता है कि पेरेंट्स धकेल देते हैं, एडमिशन करा देते हैं कि साहब आप तो, आपको UPSC फाइट करना है, PSC फाइट करना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, IAS बनना है। तो जब पेरेंट्स का प्रेशर होता है अपने बच्चे पर, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से ये तो बड़ा विषय है, लेकिन आज के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं आज के पेरेंट्स को देखता हूँ कि वो कोई भी चीज़ थोपते नहीं, बच्चे की खुशी देखते हैं, क्योंकि एक हम सभी की लास्ट डेस्टिनी खुश रहना है। तो आजकल पेरेंट्स भी बहुत जगह ले जाते हैं बच्चों को, हमारे बीच में भी आते हैं, तो कोशिश काफ़ी जागरूक हो गए हैं, शहरों में तो ज़्यादा हो गए हैं कि वो 6 का बच्चा है तभी वो संपर्क करते हैं कि इसका एक नेचुरल इंटरेस्ट कहाँ है, उस दिशा में ले जाएं। वहाँ शहरों में तो काफ़ी कुछ ये समस्या हल हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि विषय कम सीमित होते हैं, 10th के बाद किसी गांव में आर्ट्स है, मैथ्स है और बायो है, जबकि एग्रीकल्चर है, वहाँ विषय होना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ का मूल विषय है। तो वहाँ चुनौती होती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि उसको एक निश्चित सब्जेक्ट के तहत ही आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अब पहले से काफ़ी परिवर्तन है, क्योंकि आज बच्चे के पास मोबाइल है, AI है, जो पूछता है तो उसको सलाह मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग अब जो निर्णय हो रहा है वो बच्चे, माता पिता और उनके आसपास के जो शिक्षक हैं उनके आपसी सहयोग से ही हो रहा है। तो ये अच्छा भविष्य का संकेत है भविष्य में। आपके सामने जो तमाम दर्शक बैठे हुए हैं, इसमें पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ lalluram.com पर इस समय जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी संख्या भी लाखों में है। क्या मैसेज क्या है आपका एज ए पेरेंट्स के लिए
स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी जो भविष्य में पेरेंट्स होंगे? हाँ, निश्चित रूप से पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता है, बच्चों को लेकर बहुत बड़ी चिंता है। बस मेरा यही है कि अब हमारे पास बहुत सारी आधारभूत संरचना हो गई है, स्कूलों की व्यवस्थाएं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की व्यवस्था हो गई है, और तकनीक होने के कारण गांव-गांव तक हमारी तकनीक पहुंच गई है, जिसमें बहुत सारे अच्छे मार्गदर्शन, बहुत सारे सलाहकार लोग मिलते हैं। तो निश्चित रूप से गार्जियंस की जो बहुत बड़ी चुनौती थी, आजकल तो ऑनलाइन भी हम बहुत सारे लोगों से सलाह ले सकते हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। तो काफ़ी सीमा तक अगर माता पिता थोड़ा समय निकाल पाते हैं और तो निश्चित रूप से ये चयन करने में सफल होंगे कि हम बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ तक ले जाएं। उससे भी बड़ी एक चिंता जो बच्चों की है, वो हम सभी को उस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि बच्चा निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल मिलता है तो वो रचनात्मक और किसी अच्छे उद्देश्य से आगे बढ़ता है। लेकिन बच्चा जब अकेलापन पाता है और उसको प्रॉपर गाइडलाइन या स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो गलत डायरेक्शन पर भी जा रहा है। जैसे उसका मोबाइल पे ही समय ज़्यादा बीतना, या मोबाइल पे ही उसको कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो मिसगाइड भी होता है, या समाज की कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनको देखकर वो उस तरफ भी आकर्षित होता है। तो मेरा मुख्यतः ध्यान यही है कि अपन उस तरफ भी ध्यान दें कि जहां हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो उसको खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, और उसकी समझ उसको नहीं होती या उसकी कोई प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करता, इसलिए उस से। वरना हर एक बच्चा बाई बर्थ, जो मेरा अनुभव है, वो हमेशा अच्छा जीवन जीना चाहता है, खुशहाल जीवन जीना चाहता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां और कुछ ऐसा परिवेश बन जाता है उनके मित्रों का या आसपास के स्कूलों के परिवेश पर कि वो उस दिशा पर जाता है। लेकिन अब इसके भी बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं हमारे, हम जैसे आज न्यूज़ 24 पर ही हैं कि लोगों को कैसे जागरूक करें, कैसे लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाएं। इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका है इन सब न्यूज़ चैनलों की। तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य बहुत बेहतर होगा, और गार्जियंस को बहुत चिंता ना करके बहुत सारे गार्जियंस के जैसे ही बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स और टेक्नोलॉजी होंगी कि उनको एक दिशा देने में सहयोग करेंगी। आपसे जितनी चर्चा की जाए उतनी ही छोटी लग रही है, लेकिन समय का बंधन है हमारे साथ। जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए सरल सरल छोटे छोटे टिप्स ही बता दें गौतम। मेरा जो एक छोटा सा अनुभव रहा है पिछले 20 सालों में, बस मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को देना है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो सकता है, इवन आपके 10th और 12th के एग्जाम अभी चल रहे हैं वो भी हो सकते हैं। उसके 3 महत्वपूर्ण आधार मैं मानता हूँ। नंबर 1, जब भी किसी एग्जाम के लिए आप अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, सबसे पहले उसका सिलेबस। फिर सिलेबस तो बहुत सारा होता है, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आपका एक बहुत अच्छा गाइडलाइन हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो दूसरा आपका एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन हो सकता है। तीसरा, कंपटीशन एग्जाम में करंट इवेंट्स की भूमिका होती है, तो आपको बहुत अच्छे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपको देखना है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपनी एक रणनीति बना सकते हैं कि हम कैसे अपने गोल को अचीव करें। साथ ही पढ़ते समय यदि कोई एग्जाम का पैटर्न अगर फैक्चुअल है तो फैक्टों को भी थोड़ा फोकस करने का कोई कोड बनाएं, कोई उसको रिलेट करें, किसी से जोड़ें, कोई स्टोरी बना लें। ऐसे बहुत सारे हजारों ट्रिक होते हैं, कभी ऐसा होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे, तो एक वो रास्ता होगा। लेकिन अगर लगता है कि कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उसको हम कैसे पढ़ें, तो उसको पढ़ने का जो तरीका हो उसको उसी तरीके से करें। आज एआई तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को चेक कर कर भी मार्किंग करके देता है, उस तकनीक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आज के समय में बच्चों को एक, यदि उनमें मन में संकल्प है, कुछ बनने की जिज्ञासा है और एक जज्बा है मेहनत करने का, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ वो अचीव कर सकता है। इम्पॉसिबल यानी कह सकते हैं आई एम पॉसिबल। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ गौतम। हमने सुना था कि आप जादूगर हैं, आज अब हम भी कहेंगे हाँ आप जादूगर हैं, बेहतर शिक्षक हैं, और सबसे बड़ी बात, जैसा नाम है वैसा काम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।